हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल यूजी कोर्सेज की जो हिंदी का है, हिंदी ए, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार सेमेस्टर 2 के लिए। तो सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक जो है यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो होने वाली है यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 1 संप्रेषण के प्रकार। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं संप्रेषण के प्रकार के बारे में, यानी कि यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 से। और यूनिट नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम रहेगा आपका सॉरी जिसका नाम रहेगा आपका यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेसन, हाँ, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण और संचार के विविध रूप और संप्रेषण के प्रकार। तो आप अच्छी तरीके से संप्रेषण के बारे में जान चुके हैं, पहले की जो 2-3 वीडियो मैंने बनाई है। तो आज की वीडियो में हम संप्रेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, लेखन क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छोटा सा एक, जिसमें बोला गया है कि जो मानव सभ्यता की शुरुआत से मानव को अपने सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा की जरूरत पड़ती रही है। अगर हम बात करें कि मानव सभ्यता जो है उसको अगर आप बनाए रखना चाहते हो, तो मनुष्य को क्या रहा है, उसको हमेशा सामाजिक व्यवहार बनाए रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता रहती थी। अब भाषा जो है वो मानव समाज की व्यवहारिकता उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती, ये नहीं सिर्फ कि मानव समाज की व्यवहारिकता को जो है वो पूरा कर देती है, बल्कि उनकी भावनाओं का संचरण भी करती है, ठीक है। और भाषा का मुख्य प्रयोजन जो है वो संप्रेषण है। और भाषा जो है वो किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक अगर किसी संचार को लेकर जा रही है, किसी भी बात को लेकर जा रही है, विचार को लेकर जा रही है, भावनाओं को लेकर जा रही है, तो वो संप्रेषण कहलाएगा। तो वैसे आपको इसमें से ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संप्रेषण आप पहले ही ऑलरेडी पहले की जो वीडियोस हैं उसमें आप पढ़ चुके हो। अब हम बात करते हैं विवेचन के रूप में। अगर हम संप्रेषण की बात करें, तो संप्रेषण का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। व्यापक बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अब इसके साथ ही विचार, भावना, मन स्थिति, प्रश्न, ये सब भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, है ना। अब मानवीय भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है पता है आपको? जो मानवीय भाषा है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह किसी भी सूचना को दो प्रकार से अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम है। जैसे अब यहाँ पर दिया गया है कि एक ही शब्द मीठा दो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे चाय में मीठा कम है, यहाँ पर हम चीनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चाय के साथ मीठा क्या है? अब यहाँ पर मीठा हम चीनी ही नहीं बोल रहे, यहाँ पर हम मीठा किसी मिठाई के लिए बोल रहे हैं। तो संप्रेषण का कार्य जो है वो संदेश को कूट बनाना है। कूट यानी कि उसको बिल्कुल जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि कोडिंग लैंग्वेज जो होता है, कोड बनाना, तो वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि विद्वानों ने इनको मान्यता दी है दो छोरों में, वो कौन कौन से? सबसे पहले है आपका संप्रेषण व्यक्तिगत, और दूसरा है आपका अंतर व्यक्तिगत, फिर तीसरा है जनसंचार। अब संचार की गतिशील प्रक्रिया केवल बाहरी समाज में मनुष्य के अंत मन में निरंतर सक्रिय रहती है। अब इसमें बोला गया है कि ईश्वर जो है ना, वो अलौकिक शक्तियों की आराधना और अंततः व्यक्तिगत संचार का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर हम ईश्वर की अलौकिक शक्तियों की आराधना करते हैं तो ये क्या है? अंत है, यानी कि आंतरिक रूप से व्यक्तिगत संचार है जो हम मन मन में कर रहे हैं ना। जैसे मैं आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भगवान कैसे भी करके जो है ना मुझे सफल बना दो, या फिर मुझे एग्जाम में पास करा दो। तो इस तरीके से जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सब संचार क्या है? वो अंत व्यक्तिगत संचार है, जो कि मैं अपने मन ही मन में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आगे बोला गया है कि ऐसा संचार जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो या फिर समूह के बीच में हो। इस प्रक्रिया संदेशों का प्रेषण मौखिक अथवा स्पर्श या चेहरे के हाव भाव या शरीर की मुद्राओं से संभव हो सकता है। अगर हम बात करें कि संचार जो है ना क्या होता है, कि भाई मौखिक रूप से आपने देखा होगा कि कभी कभार जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो पता चल जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है ना। तो वो मौखिक रूप से भी और उसके हाव भाव से भी हम चीज़ों को समझ जाते हैं। जनसंचार में संदेशों का संप्रेषण जो है ना, वो विशाल जन समुदाय के बीच में होता है। जनसंचार जो है, अगर उसके अंदर हम संदेश की बात करें तो उसका जो संप्रेषण है, उसका जो आदान प्रदान है चीज़ों का, वो जन समुदाय के बीच में ही होता है। क्योंकि अगर आप जनता के बीच में अगर चीज़ों को नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अब इसी स्तर के संचार में ये लोग एक स्थान पर मौजूद नहीं होते, इसलिए प्रत्यक्ष संचार नहीं कर सकते। अब इसमें संदेश प्रेषण के लिए किसी न किसी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे को एक जगह से दूसरी जगह पर संचार करना है, पर वो व्यक्ति जो है हमसे कई मीलों दूर है, तो हम क्या करेंगे? हम किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, है ना। इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि संप्रेषण के प्रकार क्या हैं। तो जो आपका मेन, बहुत ज़्यादा मेन जो क्वेश्चन होने वाला है वो यही होने वाला है कि संप्रेषण के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर संप्रेषण के 3 प्रकार हैं, अमौखिक, मौखिक और लिखित।
ये तीनों अच्छी तरीके से आपको समझने हैं। इसी में से अगर आपका कोई क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा और आपको यहीं से आंसर देना है। भाषा मानव जाति की सबसे अमूल्य संपत्ति है। अगर हम बात करें कि जो भाषा है तो वो मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, वैल्यूबल प्रॉपर्टी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि भाषा का संबंध किससे है, जीवन से। और उसका प्रयोग इतना यांत्रिक और सहज है कि उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम लोग क्या समझते हैं कि चलो ठीक है भाई, हम लोग कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, पर अगर हम उस लैंग्वेज को सर्वश्रेष्ठ जाकर हम उस लैंग्वेज के अच्छे ज्ञाता बन जाते हैं, अगर हमें उस लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है, हमें जो है संप्रेषण करना अच्छे से आ जाता है, तो आज आपको पता है कि सिर्फ एक भाषा और संप्रेषण का ज्ञान होने से आप दुनिया जीत सकते हैं। तो सामान्यतः अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाषा हमारी संस्कृति का परिचायक भी है। हमारी संस्कृति की पहचान किससे होती है, भाषा से होती है। अगर आप विदेश में जा रहे हो, वहाँ पर आप अपनी मातृभाषा बोलते हो, तो आपकी पहचान बनती है कि हाँ भाई ये भारतीय संस्कृति से है ना। तो भाषा को जो है संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण और भावबोध का साधन माना गया है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अब वक्ता द्वारा जो है जिस संप्रेषण की शुरुआत की जाती है, उसे श्रोता किस रूप में ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, ये उसके संप्रेषण की सफलता पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैंने आपको कोई बात बोली, तो वो बात आप तक पहुंची है तो वो किस रूप में पहुंची है, क्या वो आपने वो सही से ग्रहण की या नहीं की, यानी कि वो कम्युनिकेशन सही हुआ या नहीं हुआ। अगर वो सही नहीं हुआ तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो इसके तीन प्रकार है, अमौखिक, मौखिक और लिखित। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमौखिक की। अमौखिक क्या है, अमौखिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो किसी ना किसी जो है चिन्ह, संकेत, प्रतीक, हाव भाव, इनका उपयोग किया जाता है। अमौखिक का मतलब आपने बोला नहीं है, बस आप जो है साइन दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर। जैसे चिन्ह, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में चित्रों, रेखा चित्र के रूप में किया जाता है कि भाई कोई भी, जैसे कि आप रेड लाइट पे जा रहे हो, वहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो या फिर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसने अपने एक हाथ से जो है आपको हाथ इशारा किया, तो आपको पता चल गया कि वो रोकने के लिए बोल रहे हैं ना। तो प्रतीक को समझना, परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है। इसे एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह विधि जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो, ये प्रतीक है। जैसे देखो यहाँ बोला गया है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात का सुचारू संचालन हाथों के संकेत द्वारा किया जाना चाहिए ना, हाथों से करते हैं ना वो लोग, तो ये कौन सा होगा, ये आपका होगा अमौखिक संप्रेषण, ठीक है। उसके बाद में आता है मौखिक। अब मौखिक क्या है, यानी कि मुख से बोलना। तो मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण जो होगा वो मौखिक संप्रेषण कहलाएगा। ये तो बहुत ईजी है आपके लिए। अब वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं और मौखिक रूप से वार्तालाप करते हैं, तो ऐसा संप्रेषण जो है वो क्या कहलाएगा, वो मौखिक संप्रेषण कहलाएगा। अब इसके कुछ सुझाव है। शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं वो ऐसा बोले कि सामने वाले को जो है उससे कोई आपत्ति ना हो। अब किससे बात कर रहे हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पापा से बात कर रहे हो तो आप उस लहजे में बात नहीं करोगे जैसे आप दोस्त से बात करते हो, है ना। तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना है। बहुत तेज़ी से बोलने बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति जल्दी ही आपकी बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर देगा। आप बहुत तेज़ी तेज़ी से बोलते चले जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो उस चीज़ के अंतर्गत इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो बोलते हैं ना, जो ज़्यादा बोलता है उसकी कम सुनी जाती है, और जो कम बोलता है उसके लिए लोग इंतजार करते हैं। तो इसलिए समान गति से बातचीत करना प्रभावी कहा जाता है, कि आप बहुत ही नॉर्मल ढंग से बात कीजिए तो आप बहुत प्रभावी कहलाएंगे। अन्यथा अगर आप तेज गति से बात करते हैं तो आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक साबित होती है। छोटे छोटे वार्तालाप को ध्यान से सुना और समझा जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी बातें आप बोल रहे हो, तो लेक्चर दे रहे हो बहुत बड़ा, तो आप बोर कर रहे हो सबको और सामने वाला भी उस चीज़ को नहीं सुनेगा। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर से सुनने वाला असहजता महसूस करता है, इसलिए सहज होकर विचारों को रखें। ऐसा नहीं भाई, आप जो है सोफे पे लेटे जा रहे हो, कोई आप बात कर रहे हो, तो सामने वाले को भी अजीब लगेगा कि भाई इसका बॉडी लैंग्वेज ही किस तरीके का है। जब कोई बोल रहा है तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए। ध्यान से सुने और समझें, जब उसकी बात खत्म हो जाए तब अपना प्रश्न रखें, ठीक है ना। और उसके अंदर लूज टॉकिंग करने की आदत नुकसानदायक हो सकती है। किसी के बारे में आपत्तिजनक बातें करना, कि भाई आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो कि भाई उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक है। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिनके अर्थ में से आप निश्चित नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आनी है, ऐसे शब्दों को नहीं लेकर आना है जिन शब्दों से आप परिचित नहीं है, या आप कोई भी शब्द बोल रहे हो सामने वाले को वो बुरे लग जाएं। अब मौखिक संप्रेषण के लाभ बताइए। लाभ, सीमाएं, तो देखो ये टॉपिक्स ना आपको क्या करना है, बस हेडिंग हेडिंग आपको लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है। इसके अंदर की जितनी भी बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी सी सुन लीजिए, आपके आराम से आंसर मतलब लिखते समय आपको जो नंबर मिल जाएंगे। वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को नहीं समझा गया, तो वो दोबारा से संप्रेषित कर सकता है। इसके लाभ हैं मौखिक रूप से। वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। अगर इल्यूजन है वहाँ पर उसको कि भाई इसने ये क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो वो वहाँ पे क्लियर कर सकता है। और संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभाव, भावों, मतों और विश्वासों में भी बदलाव ला सकता है। मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है, क्योंकि लिखित समय में समय चाहिए आपको लिखने के लिए, पेन पेपर चाहिए, और मौखिक में क्या है, आप जो है
तुरंत ही उस चीज़ को आप जो है वहाँ पे अंजाम दे सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता ये भी है कि एक बड़े समूह के साथ में संवाद किया जा सकता है। इतने सारे लोग बैठे हैं और आप अकेले ही संवाद करें तो आप बोलकर वो बात को ख़त्म कर सकते हैं। मौखिक संप्रेषण की कुछ सीमाएँ हैं, जैसे इसका कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता, इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं है। यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है, तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर सकता। अगर वो बोलने में ठीक नहीं है, अगर उसको लगता है कि भाई उसके अंदर इतने गट्स नहीं है, तो वो उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मौखिक संप्रेषण है, कार्यालयीय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। क्योंकि देखो बोलते हैं ना, अगर फॉर्मल टोन में जो अगर हम बात करें, तो भाई मौखिक जो वो है संप्रेषण है, वो कार्यालय यानी कि फॉर्मली उसमें जो है वो ठीक नहीं माना जाता। यदि श्रोता द्वारा बातों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अगर भाई किसी ने डायरेक्टली बोला कि भाई उसको बोल दियो कल से ना आए, वो एक काम करेगा अपने कहीं और पे जो है जाकर पढ़ लेगा। पर आपने उसको क्या करा कि भाई तो बहुत इस तरीके से बोल रहे थे, ज़्यादा बनते हैं ये वो, मतलब चीज़ों को आपने तोड़-मरोड़ के बताया, तो इससे क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। उसके बाद में यहाँ पे मौखिक संप्रेषण के माध्यमों को ना 2 भागों में बाँटा गया। पहला परंपरागत, दूसरा आधुनिक। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से मिल गए हैं, यानी कि आप इसको भी पॉइंट्स को लिख सकते हो कि परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। परंपरागत में क्या आएगा, इसके अंतर्गत हमारी ग्रामीण संस्कृति, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें आएगी। इसमें जो है जन माध्यमों में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाटक, कठपुतली, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत प्रभावशाली रूप से जुड़ी हुई है ना। ये कलाएँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसके अंदर नशा, मद्यपान, निरक्षरता या फिर अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, इन सभी चीज़ों के खिलाफ जो है जागरूकता पैदा करने के लिए जन माध्यमों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी मौजूद है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया परंपरागत माध्यम। फिर आता है उसके बाद में आपका आधुनिक। अब आधुनिक में क्या है, इसमें भैया आपका जो है साक्षर, निरक्षर, निर्धन, नेत्रहीन सभी मनुष्य के लिए बहुत सारी आधुनिक संप्रेषण माध्यम वरदान सिद्ध हो रहे हैं। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, भाई जो सुन नहीं सकता, ठीक है, वो दूरदर्शन देखे, जो देख नहीं सकता वो रेडियो सुने, कंप्यूटर, हाइब्रिड मेल सर्विस, इंटरनेट, ठीक है, वीडियो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपका आधुनिक हो गया, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि आप संप्रेषण कर रहे हैं, तो परंपरागत संप्रेषण क्या था, कठपुतली का खेल हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, इसके द्वारा मैसेज देते थे। अब क्या हो गया, आधुनिक हो गया, तो आज टीवी, रेडियो, वीडियो, इन पे जाकर सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण में फीडबैक उतनी जल्दी नहीं मिलता जितना जल्दी मौखिक में मिलता है। क्योंकि देखो मौखिक में क्या हुआ, आपने बोला, सामने वाले ने सुना और तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। परंतु लिखित में क्या होगा, आप लिखोगे, फिर लिखने के बाद आप सामने उसको दोगे, वो उसको रीड आउट करेगा, उसको पढ़ेगा, उसके बाद उसके विचार बदलेंगे, तब जाकर वो उसका जो है उसका जो फीडबैक वहाँ पर मिलेगा। तो फिर भी सूचनाएं संप्रेषित करने का लिखित माध्यम स्थायी और प्रभावशाली है। एक स्थायी है, बोलते हैं ना, लिखतम के आगे बकतम की नहीं चलती। अगर आप लिखित रूप से कोई चीज़ देते हो ना, तो फिर आप चाहे कोई कितना भी बोलकर कुछ भी करे, मौखिक रूप से आपको समझाने की कोशिश करे, पर अगर लिखित में आपके पास है, तो आपके पास में बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि लिखित रूप में जो चीज़ है उसको कोई नहीं मिटा सकता। ये इसीलिए इसको बोला गया कि लिखित माध्यम जो है वो स्थायी और प्रभावशाली कहलाता है। अब लिखित संप्रेषण ज्ञान और शोध का व्यवस्थित करने में भी सहायता करता है। इस कौशल का विकास व्यक्ति में अभ्यास से धीरे धीरे होता है, क्योंकि लिखित यानी कि लेखन कला जो है वो एक दिन में ही नहीं डेवलप हो जाती। लिखित कला को विकसित करने के लिए अनेकों दिन का समय लगता है, और लिखते हमें हैबिट पड़ती है, और फिर उसके बाद में हम जो है अपने लेखों को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और अपने बातों को पर्याप्त रूप से सामने तक पहुंचा सकते हैं। इसके लाभ क्या है, स्थायी है, अभिलेख है, सुरक्षित रहेगा, और भाषा स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जटिल और लंबे संदेशों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसे दोबारा पढ़कर जो है समझा जा सके। इसकी सीमाएं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आज भी तकनीकी सुविधा नहीं है, वहाँ पर लिखित संप्रेषण महंगा होने के साथ साथ अधिक समय लेता है, ठीक है। भाई कोई भी चीज़ है अगर लिख कर आप भेज रहे हो तो उसमें समय लगेगा, अगर आप वहाँ पे आधुनिक तकनीकी जो है सुविधाएं वहाँ पर मौजूद नहीं है। लिखित संप्रेषण की पहुँच जो है शिक्षित लोगों तक है, क्योंकि अशिक्षित लोग जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे। अब औपचारिक और जटिल होता है, बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, और इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है संप्रेषण की चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ क्या हैं? भई सूचना का जो संप्रेषण है वो कहीं न कहीं व्यक्ति, समाज, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पर वहीं व्यक्ति से व्यक्ति के बीच विचारों, भावों, सूचनाओं, अभिमतों को भेजे जाने और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है? इसका फैलाव सामान्य बातचीत से लेकर बड़े-बड़े कंप्यूटर यंत्र जैसे कि वैज्ञानिक उपकरणों तक भी है। तो इसकी जो चुनौतियाँ हैं वो यही हैं कि भई इसका उद्देश्य कि अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ में विचारों, भावना, सूचना को आदि को जल्दी-जल्दी दूसरे तक पहुँचाए, ठीक है? और
इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे जो चुनौतियाँ हैं, कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? सबसे पहली मनोवैज्ञानिक, फिर यांत्रिक, अर्थगत, भौतिक, भाषिक, सांस्कृतिक। अब मनोवैज्ञानिक कौन-सी है? प्रत्येक व्यक्ति का आचार व्यवहार अलग-अलग होता है, इसलिए व्याख्या अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर करते हैं, मनोवैज्ञानिक अर्थ पर, ठीक है? कि भई ऐसी स्थिति प्राय दोनों पक्षों की मनोवैज्ञानिक स्थिति और मनोदशा, मानसिक संरचना और इस क्षण में सक्रिय रहने वाली मनोदशा के कारण आ जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर कि मनोवैज्ञानिक में बताया गया है कि वो जो कहा जाता है हम वही सुनते हैं या देखते हैं, जो सुना या देखना चाहते हैं, उसका अर्थ यही है कि हमारा मन अपने अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है। अगर मनोवैज्ञानिक स्थिति का मतलब क्या है कि जो भी आपको सामने से कुछ बोल रहा है, आपके मन स्थिति जो भी है, आप जो भी समझना चाहते हैं आप वही समझोगे, सामने वाले की बात को आप तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो ये भी क्या एक चुनौती है। दूसरा यांत्रिक, अब इसको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, पहला आपका शारीरिक अक्षमता और दूसरा आपका मशीनरी। तो भाई देखो, शारीरिक अक्षमता यानी कि अगर आप भाई अपने आप को अच्छी तरीके से जो है बोलने की और आपकी इंद्रियां ठीक नहीं है, आप सही प्रभावी ढंग से अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि आपकी आवाज़ साफ नहीं है, उच्चारण सही नहीं कर पा रहे, कुछ शब्द दबे हुए निकलते हैं, हकलाहट है, टुटलाहट है, तो ये सभी कारण जो है वो क्या है, ये यांत्रिक उसमें आ जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखें कि इसके अलावा जैसे कि कुछ यंत्र है, जैसे कि भाई टोन, स्वर, लहजा, ये सब चीज़ें बदल जाती है, ऐसे में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इंटरनेट का काम करते हुए नेटवर्क को चले जाना, फ़ोन पर बात करते हुए लाइन कट जाना, ये हमारे यांत्रिक में दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि दूसरी चुनौती यांत्रिक है। तीसरी चुनौती हमारी आती है अर्थगत। इसमें क्या होता है कि जो अस्पष्ट, असंगत है, फिर श्रोताओं के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो भी प्रभावी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे संप्रेषण के अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थ की सामान्य स्वीकृति के बिना श्रोता स्रोत जो है, यानी कि जो भी सोर्स है, उसके द्वारा ग्रहणकर्ता के बीच में संप्रेषण असंभव है। अगर कोई भी एक अच्छा भाई, अगर आपका कोई भी एक स्रोत नहीं है, किसी भी चीज़ का एक कोई माध्यम नहीं है, तो आप चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकते। अर्थ के ग्रहण के बिना सफल संप्रेषण नहीं हो सकता। जब तक आप उस चीज़ का अर्थ नहीं लोगे, जब तक आप उस चीज़ का अर्थ सही से नहीं समझोगे, तो फिर वहाँ पर संप्रेषण नहीं हो सकता। अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाएं, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश आदि बातों के आंतरिक अतिरिक्त समाज के लोगों की मन स्थिति, बौद्धिक, मानसिक धरातल में अंतर, आयु में अंतर जैसी अनेक बातें उत्तरदायी हैं। अब भाई जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने से छोटे बच्चों को कुछ समझा रहा हूँ पर मैं उसको वो अर्थ नहीं समझा पा रहा हूँ, तो भी क्या ये चुनौती है? या फिर अगर मैं हूँ और मैं किसी अपने से बड़े को समझा रहा हूँ, वो नहीं समझ पा रहा है ना, वो मनोस्थिति को लेकर बैठा हुआ है कि भाई उसको जो समझना है वही समझना है। तो अलग अलग भाषाओं में कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, तो ये भी अर्थगत वाली स्थिति होती है। फिर आते हैं भौतिक। इसमें क्या है, ये जो वक्ता है वो संदेश ग्रहण करने वाले, यानी कि जो ग्रहण करता है, उसके बीच की जो भौतिक दूरी है, उससे लेकर समय अंतराल तक को ले जा सकते हैं। हमारी ओर से प्रेषित क्षीण संदेश संप्रेषण में किस तरह बाधा उत्पन्न करता है, तो देखें कि दूर खड़ा व्यक्ति पास खड़े व्यक्ति की अपेक्षा कम सुन पाएगा। ये सबसे बड़ी सामान्य सी बात है ना, भौतिक स्थिति है कि भाई इसमें क्या होगा, फिर संचार में बाधा उत्पन्न होगी। तो सिंपल सा सबसे बढ़िया लॉजिक यही है कि भाई अगर एक व्यक्ति थोड़ा पास है और दूसरा दूर है, तो वहाँ पर जो है भौतिक स्थिति की जो है कठिनाई वहाँ पर पैदा होगी। भाषिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा भाषा होती है। अगर अलग अलग भाषाओं में प्राप्त होती है कोई भी सूचना, तो कोई एक व्यक्ति सभी भाषाओं को ज्ञाता तो नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। कंप्यूटर में भाषा का मशीनरी अनुवाद ठीक ठीक ना होने के कारण, जैसे भाई आप गूगल टाइप कर लेते हो इस वर्ड की हिंदी क्या है इसका, तो बात क्या क्या होता है बहुत बार ना, उसमें भी अलग अलग तरीके से चीज़ों को दिखा दिया जाता है, जिससे कि ये भी एक चुनौती का काम करती है। फिर आती है संस्कृति। अब किसी समाज का सांस्कृतिक परिवेश उस समाज की भाषा का जनक होता है। अब जैसी भाषा होगी, जैसा वहाँ पे भाषा का गहन होगा, वैसे ही आंतरिक संबंध वहाँ पे जुड़ेगा। तो भाषा अपने प्रवाह काल में सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनाओं से संपादित रहती है, दोनों चीज़ें उससे जुड़ी रहती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि इस वाले लेसन में आपको क्या करना है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर इसका जो है निष्कर्ष दिया गया कि इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि सूचना का आदान प्रदान किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के प्रकार बताइए, सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधा जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, मौखिक संप्रेषण से क्या समझते हो, लिखित संप्रेषण से क्या समझते हो, तो ये सारे क्वेश्चन हमने ऊपर अभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।